तो दोस्तों अप्रैल चालू हो चुका है और एक से एक बढ़कर कंटेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं। चाहे वो नेटफ्लिक्स हो चाहे अमेज़ॉन प्राइम पर एक तरह से नई मूवी हमें देखने को मिल रही है जिसका टाइटल है एक तरह से म्यूजिका। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है हमें प्राइम वीडियो की तरफ से देखने को मिलने वाली है 4 अप्रैल 2024 को। तो आज हम इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताएंगे। ये एक कॉमेडी मूवी रहने वाली है, तो सारी कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो इसको एक तरह से कंटिन्यू देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, उसके बारे में जानना चालू करते हैं। म्यूजिका 2024 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें रूडी मैनकुसो ने अपनी पहली फीचर फिल्म निर्देशन में अभिनय और निर्देशन किया है। मैनकुसो ने डैन लागाना के साथ पटकथा का सह लेखन भी किया और फिल्म के मूल साउंड ट्रैक की सह रचना की। कैमिला मेंडेस और जेबी स्मूव सह कलाकार। म्यूजिका का वर्ल्ड प्रीमियर 13 मार्च 2024 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था और इसे 4 अप्रैल 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा रिलीज किया जाना था। परिसर: यह खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। फरवरी 2024 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। न्यू जर्सी के नेवार्क में अपने दिमाग में संगीत से परेशान एक युवा को प्यार, परिवार और ब्राजीलियाई संस्कृति के बीच संतुलन बनाते हुए अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। कास्ट करें: रूडी मनकुसो रूडी के रूप में, इसाबेला के रूप में कैमिला मेंडेस 2, अनवर के रूप में जेबी स्मूव, हेली के रूप में फ्रांसिस्का रीले, मारिया मैनकुसो मारिया के रूप में, जिल के रूप में गैब्रिएला अमेरथ, प्रोफेसर के रूप में एंडी ग्रोटेल्यूशेन, लुआना के रूप में कैमिला सेना, क्लेयर डोम्बेक के रूप में रेजिना श्नाइडर। इसके अतिरिक्त एंडी मुशिएटी एक सबवे बस्कर के रूप में दिखाई देंगे। उत्पादन: अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई थी कि रूडी मैनकुसो द्वारा लिखित और निर्देशित म्यूजिका नामक एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकास में थी, जिसमें मैनकुसो, कैमिला मेंडेस, जेबी स्मूव, फ्रांसिस्का रीले और मारिया मैनकुसो शामिल थे। 3-4 रिलीज: म्यूजिका का विश्व प्रीमियर 13 मार्च 2024 को साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ। 5 यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। 6 रोडोल्फो मैनकुसो, इतालवी मैनकुजो, जन्म 1992, एक अमेरिकी इंटरनेट व्यक्तित्व, संगीतकार और अभिनेता हैं। 2 उन्हें यूट्यूब और वाइन पर अपने दोस्तों के साथ कॉमेडी स्किट बनाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल ऑकवर्ड पपेट्स में कई आवाज़ों के पीछे रहने के लिए जाना जाता है। 3 प्रारंभिक जीवन: रोडोल्फो मैनकुसो ग्लेन रिज, न्यू जर्सी में पले बढ़े, एक इतालवी अमेरिकी पिता और एक ब्राजीलियाई मां के बेटे और एक बहन मारियाना के साथ। 4-5-6 रूडी ने ग्लेन रिज हाई स्कूल और रटगर्स यूनिवर्सिटी नेवार्क में पढ़ाई की। 7 वह कुछ समय तक रियो डी जनेरियो में रहे और धारा प्रवाह पुर्तगाली बोलते हैं। 8 उन्होंने 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू कर दिया था। 9 उन्हें सिंथेसिया नामक बीमारी का पता चला था। 10 कैरियर: रूडी मैनकुसो मामा, आधिकारिक संगीत वीडियो। 2018 में मैनकुसो और माइया मिशेल। मैनकुसो ने अपना वाइन चैनल 2013 में शुरू किया था। वह अक्सर अपने हिस्पैनिक पात्रों के साथ साथ अपने आईआरएल वीडियो के लिए भी जाने जाते थे। 11 मैनकुसो ने वीडियो बनाने के लिए शॉर्ट्स स्टूडियो के साथ साझेदारी की और 2016 में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। 12 उन्हें कॉमेडी सेंट्रल के ड्रंक हिस्ट्री और एचबीओ के आउटपोस्ट में दिखाया गया है। उन्होंने मारिया केरी और डीजे खालिद के साथ यूट्यूब रेड कीज ऑफ क्रिसमस में भी अभिनय किया। 13
ऑकवर्ड पपेट्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक कठपुतली श्रृंखला है जिसका स्वामित्व मैनकुसो और शॉर्ट्स स्टूडियो के पास है। वह 2017 में ब्राजील के लैटिन अमेरिका शो के अनुभाग में जस्टिन बीबर के पर्पस वर्ल्ड टूर के ओपनर थे। 14 डोल्से और गब्बाना ने मैनकुसो को 17 जून 2017 को अपने मिलान मेंस फैशन वीक स्प्रिंग बटा समर 2018 शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 15 उन्होंने मेक्सिको में 2017 एमटीवी मिलेनियल अवार्ड्स में प्रदर्शन किया और एक पुरस्कार प्रदान किया। 16 जुलाई 2017 में मैनकुसो ने लगातार 2 दिनों तक गोयानिया में विला मिक्स में प्रदर्शन किया। 17 अक्टूबर 2017 को उन्होंने गीतकार बटा निर्माता पू बियर के सहयोग से अपना पहला एकल ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज किया। 7 अक्टूबर 2017 को मैनकुसो ने साओ पाउलो में विला मिक्स उत्सव में प्रदर्शन किया। 19 मैनकुसो का अगला एकल मामा किसी विशेष कलाकार के बिना उनका पहला वीडियो एकल था। वीडियो जिसे उन्होंने निर्देशित किया था में चैंटेल जेफरीज को दिखाया गया था और बिलबोर्ड के अनुसार अजीब पुरानी यादें पैदा हुईं। 20 उन्होंने एलिसो के साथ उसके चैनल पर एक मूल गीत भी जारी किया। 2018 में मैनकुसो ने लेले पोंस के पहले एकल सेलोसो के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 22 और एलिसो के एकल रेमेडी के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। मैनकुसो ने और के एकल मिस यू ऑल द टाइम के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया जो अक्टूबर 2018 में रिलीज हुआ था। 23 मैनकुसो ने साथी हास्य अभिनेता और संगीतकार साइमन रेक्स के साथ वीडियो स्टोरीटेलिंग के लिए सहयोग किया जो उनके चैनल पर जुलाई 2018 में जारी किया गया था। 24 सितंबर 2018 में मैनकुसो एक प्रदर्शन के लिए कोलोराडो के रेड रॉक्स एम्फीथिएटर में और में शामिल हुए। 25 उन्होंने और साथी शॉर्ट्स स्टूडियो कलाकार लेले पोंस ने 2018 हिस्पैनिक हेरिटेज फाउंडेशन अवार्ड्स शो की मेजबानी की। 26 दोनों ने पोंस का सेलोसो प्रस्तुत किया जिसमें मैनकुसो ने पियानो पर वाद्य यंत्र बजाया। सितंबर 2018 में मैनकुसो ने अपना चौथा एकल लेंटो जारी किया। अक्टूबर 2018 में उन्होंने लेले पोंस, अनवर जिबाबी और किंग बाख के साथ सुपर हीरो थेरेपी जारी की। यह वीडियो उनकी सुपर हीरो श्रृंखला की सबसे हालिया किस्त है जिसे कुल 68 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। 27 नवंबर 2018 में मैनकुसो ने 2018 एलएमए में प्रदर्शन किया और पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार साथी शॉर्ट्स स्टूडियो स्टार एलिसो द्वारा प्रस्तुत किया गया। 28 उन्होंने नेटफ्लिक्स के बोहेमियन रैप्सोडी फिल्म और मरकरी फीनिक्स ट्रस्ट के समर्थन में क्वीन के यू आर माई बेस्ट फ्रेंड का एक कवर भी प्रस्तुत किया जिसे उनके यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। 29 उन्होंने लॉस एंजल्स के ऑर्फियम थिएटर में आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम कॉन्सर्ट फॉर टॉमीज फीड की भी मेजबानी की। 30 प्रदर्शन में लेले पोंस, ब्राइस वाइन और अन्य शामिल थे। मैनकुसो ने टारगेट और क्लिफ बार जैसी कंपनियों के साथ काम करते हुए प्रायोजित वीडियो बनाए हैं जो संगीत और कॉमेडी का मिश्रण हैं। वह ब्रिटा वाटर फिल्टर के लिए बास्केटबॉल स्टार स्टीफन करी के साथ एक वीडियो में भी दिखाई दिए। 31 व्यक्तिगत जीवन 2015 से 2022 की शुरुआत तक मैनकुसो ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री माया मिशेल के साथ रिश्ते में थे। 32 जुलाई 2022 से मैनकुसो अभिनेत्री कैमिला मेंडेस को डेट कर रहे हैं। दोनों की पहली मुलाकात म्यूजिका के सेट पर हुई थी। 33 डिस्कोग्राफी स्टूडियो एल्बम वंडरलैंड साउंड एंड विजन एक अमेरिकी प्रोडक्शन कंपनी है जिसकी स्थापना 2001 में निर्देशक और निर्माता जोसेफ मैकगिंटी निकोल ने की थी। यह स्वतंत्र रूप से फीचर फिल्मों,
टेलीविजन और डिजिटल परियोजनाओं का अपना स्लेट विकसित, निर्माण और वित्तपोषित करती है। कंपनी टेलीविजन श्रृंखला द ओसी, चक और सुपरनैचुरल के साथ साथ टर्मिनेटर साल्वेशन, वी.आर. मार्शल, द डीयूएफ और द बेबीसिटर फिल्मों के लिए जिम्मेदार है। इतिहास। कंपनी का गठन मूल रूप से चार्लीज एंजल्स की सफलता के बाद किया गया था, जिसने 3 नवंबर 2000 को परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोलंबिया पिक्चर्स में 2 साल के मोशन पिक्चर सौदे के साथ वंडरलैंड की स्थापना की थी। एक वंडरलैंड ने 8 अक्टूबर को अपनी खुद की टेलीविजन दुकान स्थापित की। 2001 जॉन मैकनामारा के साथ अपने पहले कार्यक्रम फास्टलेन के साथ, जिसे उस समय तक वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ एक विशेष उत्पादन समझौता प्राप्त हो चुका था। 16 जुलाई 2002 को कंपनी को वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन में अपनी टेलीविजन परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2 साल का उत्पादन अनुबंध प्राप्त हुआ। 9 सितंबर 2004 को पूर्व फॉक्स ड्रामा टॉपर पीटर जॉनसन स्टूडियो के टेलीविजन अध्यक्ष के रूप में वंडरलैंड साउंड एंड विजन में शामिल हुए। 2 अगस्त 2007 को कंपनी ने स्टूडियो के लिए फिल्म प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए, जिसका टेलीविजन अनुबंध पहले ही नवीनीकृत हो चुका था, और यह अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन ए ट्रेन 1951 और पेट्रिसिया हाईस्मिथ के उपन्यास स्ट्रेंजर्स ऑन ए ट्रेन से प्रेरित है, जो हिचकॉक की फिल्म है पर आधारित था। इसे 16 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। रॉबिन्सन 1990 के दशक की कई हाई स्कूल फिल्मों और अन्य किशोर क्लासिक्स जैसे हीथर्स 1989 और मीन गर्ल्स 2004 को श्रद्धांजलि देते हैं। 2-3 कथानक। द्रिया छात्रवृत्ति पर मियामी के एक विशिष्ट निजी स्कूल रोजहिल कंट्री डे हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लोकप्रिय छात्रा है। एक षड्यंत्रकारी, स्वार्थी समाजोपथ जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोगों का उपयोग करती है। द्रिया अपने समान रूप से लोकप्रिय प्रेमी मैक्स को भेजे गए एक अंतरंग वीडियो के ऑनलाइन लीक हो जाने के बाद सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाती है। मैक्स का दावा है कि उसे हैक कर लिया गया था, लेकिन द्रिया ने वीडियो जारी होने के लिए मैक्स को दोषी ठहराया और वे अलग हो गए। उस गर्मी में द्रिया एक टेनिस कैंप में काम करती है, जहां उसकी मुलाकात एलेनोर से होती है, जो एक धनी पृष्ठभूमि की शर्मीली लड़की है जो सितंबर में रोजहिल में स्थानांतरित हो रही है। एलेनोर द्रिया को बताती है कि वह भी बहिष्कृत हो गई थी जब एक झूठी अफवाह फैल गई थी कि उसने वर्षों पहले ग्रीष्मकालीन शिविर में रोजहिल की एक अन्य छात्रा कैरिसा को जबरन चूमा था। यह महसूस करते हुए कि उन्हें अपने आप न्याय नहीं मिलेगा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन से बदला लेने की योजना बनाते हैं, कैरिसा पर द्रिया और मैक्स पर एलेनोर। बदलाव के बाद एलेनोर धीरे धीरे द्रिया के लोकप्रिय छात्रों के पुराने समूह में घुसपैठ करती है, जबकि द्रिया स्कूल फार्म में काम करके कैरिसा के करीब आने की कोशिश करती है। साथ ही एक अलोकप्रिय छात्र और कैरिसा के दोस्त रस से भी दोस्ती करती है। एलेनोर को मैक्स द्वारा आयोजित एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह अपनी नई प्रेमिका तारा द्रिया की पूर्व सबसे अच्छी दोस्त को धोखा दे रहा है। द्रिया ने खेत के बंद ग्रीन हाउस में कैरिसा की चाबियां चुरा लीं और कैरिसा द्वारा संग्रहित मारिजुआना और जादुई मशरूम ढूंढ लिया। स्कूल के सीनियर रिंग सेरेमनी में द्रिया अपने सहपाठियों के रात्रिभोज में ग्रीन हाउस से ड्रग्स रखती है ताकि वह मैक्स के गलत कामों का सबूत प्राप्त करने के लिए उसका फोन चुरा सके। वह गुमनाम रूप से प्रधानाध्यापक को ग्रीन हाउस के बारे में बताती है, जिससे कैरिसा को निष्कासित कर दिया जाता है और पुनर्वास के लिए भेज दिया जाता है। मैक्स के टेक्स्ट संदेशों को खोजते समय द्रिया और एलेनोर को स्कूल की अन्य लड़कियों की वर्षों पुरानी तस्वीरें और संदेश मिले। एक स्कूल असेंबली में
एलेनोर मैक्स के पाठों को पूरे छात्र समूह के साथ साझा करता है, लेकिन मैक्स और तारा फिर एक बहुपत्नी युगल होने का नाटक करते हैं, जो बदले में स्कूल का नवीनतम चलन बन जाता है। ड्रीम अपने सपनों के स्कूल येल से खारिज होने के बाद परेशान हो जाती है और आगामी एडमिशन पार्टी में अपने सभी लोकप्रिय पूर्व दोस्तों को नष्ट करने के लिए एक नई योजना बनाती है, जिसमें केवल आइवी लीग स्कूलों द्वारा स्वीकार किए गए लोग ही शामिल हो सकते हैं। एलेनोर अपनी नई लोकप्रियता और ड्रिया के पुराने दोस्तों का आनंद लेती है, मैक्स की जुड़वा बहन गैबी के साथ रिश्ता शुरू करती है। जब मैक्स और उसके दोस्त एलेनोर को उसके जन्मदिन के लिए आश्चर्यचकित करते हैं, तो ड्रिया पार्टी को रद्द कर देती है और उनकी बदला लेने की योजना को लगभग खतरे में डाल देती है। एलेनोर के इस दावे के बाद कि मैक्स ने ड्रिया का वीडियो लीक किया है, इसका कोई सबूत नहीं है। वे अपने अपने रास्ते अलग होकर लड़ते हैं। गैबी ने यह सुन लिया और मैक्स का पक्ष लेने के लिए एलेनोर से नाता तोड़ लिया। ड्रिया एलेनोर पर गंदगी की तलाश में पुनर्वास सुविधा में कैरिसा से मिलने जाती है। कैरिसा ने खुलासा किया कि एलेनोर वास्तव में नोसी नोरा कटलर है, वह लड़की जिसके साथ वे ग्रीष्मकालीन शिविर में गए थे। यह ड्रिया ही थी जिसने नोरा को बाहर कर दिया और अफवाह फैला दी, एक ऐसी घटना जिसे वह स्वार्थी रूप से भूल गई थी, जिसने एलेनोर को अपना नाम बदलने और राइनोप्लास्टी कराने के लिए प्रेरित किया। ड्रिया का सामना एलेनोर से होता है, जो बताती है कि वह हमेशा से उसके साथ खेल रही थी, उसका लक्ष्य वही दर्द पैदा करना था जो उसने अफवाह से सहा था। एलेनोर ने ड्रिया की मां, एक नर्स, को नशीली दवाओं के कब्जे के लिए फंसाने की धमकी दी अगर उसने एडमिशन पार्टी में अपने पुराने दोस्तों को उजागर करने से इनकार कर दिया। एलेनोर टी बोन्स ड्रिया की कार को तोड़ देती है, उसे अस्पताल भेजती है, एक सशक्ति कहानी बनाने के लिए जो ड्रिया को एडमिशन पार्टी तक पहुंच दिलाती है। पार्टी के दौरान ड्रिया ने मैक्स और दोस्तों को एलेनोर को नोसी नोरा बताया, लेकिन तुरंत उसे पछतावा हुआ और समाजोपत होने के लिए एलेनोर से माफी मांगी। उनका भावनात्मक मेल मिलाप तब बाधित हो जाता है जब मैक्स ड्रिया का वीडियो जारी करने की बात कबूल करता है, क्योंकि उसे उसका स्वार्थी व्यवहार उसकी खुद की सोशियोपैथी के लिए खतरा लगता है। एलेनोर ने गुप्त रूप से स्वीकारोक्ति को फिल्माया, तुरंत पार्टी में वीडियो साझा किया, जिससे सभी लोग मैक्स के खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मैक्स को रोजहिल से निष्कासित कर दिया जाता है और येल में उसका स्थान ड्रिया को दिया जाता है, जो इसे अस्वीकार कर देता है। सभी के लिए मुक्ति है, क्योंकि ड्रिया रस से माफी मांगती है और वे चुंबन करते हैं। एलेनोर गैबी के साथ मेल मिलाप करता है और मैक्स अपनी विषाक्त मर्दानगी को संबोधित करने के लिए एक सहायता समूह में शामिल हो जाता है। कास्ट करें। ड्रिया के रूप में कैमिला मेंडेस, एलेनोर के रूप में माया हॉ, मैक्स के रूप में ऑस्टिन अब्राम्स, रस के रूप में रिश शाह, गब्बी के रूप में तालिया राइडर, कैरिसा के रूप में अवा कैप्री, इलियट के रूप में जोनाथन डेविस, मोंटाना के रूप में मैया रिफिक्को, मेघन के रूप में पेरिस बेरेलक, तारा के रूप में अलीशा बो, एरिका के रूप में सोफी टर्नर, हेडमास्टर के रूप में सारा मिशेल गेलर। 4 उत्पादन, विकास और कास्टिंग। 14 अक्टूबर 2020 को यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स फिल्म विकसित कर रहा था, जिसका नाम स्ट्रेंजर्स था। जेनिफर केटिन रॉबिन्सन ने अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म स्ट्रेंजर्स ऑन ए ट्रेन 1951 और टेलर स्विफ्ट के एल्बम रेपुटेशन 2017 से प्रेरणा लेते हुए फिल्म का सह-लेखन और निर्देशन किया। 5-6 नवंबर 2020 में कैमिला मेंडेस और माया हॉक के अभिनय करने की सूचना मिली थी। 2021 की शुरुआत में अतिरिक्त कलाकारों की घोषणा की गई। 8 सितंबर 2010 फिल्मांकन।
मुख्य फोटोग्राफी 2021 की शुरुआत में लॉस एंजल्स में होने वाली थी 11-12, लेकिन हॉक के कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए एक पुनर्लेखन के बाद कहानी को मियामी में बदलकर अटलांटा, जॉर्जिया में बदल दिया गया, जो स्ट्रेंजर थिंग्स की शूटिंग कर रहे थे। क्योंकि निर्देशक रॉबिन्सन मुख्य अभिनेत्रियों में से किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। 13 फिल्मांकन शुरू में 7 अगस्त 2021 को पूरा हुआ, 14 जिसके बाद के चरण का निर्माण अगस्त 2022 में मियामी, फ्लोरिडा में होगा। 15 अधिकांश फिल्मांकन उपनगरीय अटलांटा के गलथोर्पे विश्वविद्यालय में हुआ। जोसेफ मैकगिंटी निकोल, जन्म 9 अगस्त 1968, जिन्हें पेशेवर रूप से मैकजी के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी निर्देशक, निर्माता और पूर्व रिकॉर्ड निर्माता हैं। मैकजी ने संगीत उद्योग में अपना करियर शुरू किया, संगीत वीडियो का निर्देशन किया और विभिन्न एल्बमों का निर्माण किया। बाद में वह अपनी पहली नाटकीय रूप से रिलीज की गई कथात्मक फीचर चार्लीज एंजल्स के साथ प्रमुखता से उभरे, जिसने उस समय किसी निर्देशन की पहली फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाला शुरुआती सप्ताहांत बनाया था। तब से उन्होंने कई अन्य फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें टर्मिनेटर साल्वेशन, दिस मीन्स वॉर और द बेबीसिटर शामिल हैं। टेलीविजन पर मैकजी ने जॉन मैकनामारा के साथ फास्टलेन का सहनिर्माण किया और कार्यकारी ने द ओसी, सुपरनैचुरल और चक का निर्माण किया। मैकजी 2001 में स्थापित एक प्रोडक्शन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन के भी मालिक हैं, जिसने चार्लीज एंजल्स, फुल थ्रॉटल के बाद से उन फिल्मों और टेलीविजन शो के निर्माण की देखरेख की है जिन पर उन्होंने काम किया है। प्रारंभिक जीवन। जोसेफ मैकगिंटी निकोल का जन्म कालामाजू, मिशिगन में हुआ था और वे न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में पले बढ़े। चूंकि उनके चाचा और दादा का नाम भी जो था, भ्रम से बचने के लिए उनकी मां ने उनका उपनाम मैकजी रखा। एक मैकजी ने कोरोना डेल मार हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात मार्क मैकग्राथ से हुई। प्रारंभ में वह मैकग्राथ के साथ मिलकर बनाए गए बैंड के प्रमुख गायक बनना चाहते थे। हालांकि वह एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में विफल रहे और मैकग्राथ को कार्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया। इसके बजाय उन्होंने 22 साल की उम्र तक बैंड के लिए निर्माता और विपणनकर्ता के रूप में पर्दे के पीछे काम किया। फिर उन्होंने यूसी इरविन से मनोविज्ञान में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैकजी ने बाद में मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा, लेकिन पढ़ाई से थककर उन्होंने 1993 में जी रिकॉर्डिंग्स के नाम से एक रिकॉर्ड लेबल बनाया, एक स्थिर फोटोग्राफर के रूप में अपने शौक पर काम किया, स्थानीय बैंड और संगीतकारों की शूटिंग की, साथ ही डिलीवरी ट्रक चलाकर पैसे भी कमाए। अंततः वह मैकग्राथ को बाद की नौकरी पर ले आए, जो स्नातक होने के बाद अवसादग्रस्त उदासीनता की स्थिति में थे, और उन्होंने एक बैंड के लिए फिर से हाथ आजमाने का फैसला किया। 2-3 बैंड के पास शुगर रे जैसे कई हिट एकल थे, एक लेबल के साथ हस्ताक्षर किए गए और दौरे पर गए। 4 मैकग्राथ ने कहा है कि मैकग्राथ उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और संगीत सहयोगी रहे हैं, जिसमें उन्हें फ्लाई रिकॉर्ड करने के लिए राजी करना भी शामिल है, जो शुगर रे की ब्रेकआउट हिट बन जाएगी, क्योंकि मैकग्राथ को पहले नहीं लगता था कि उनके पास गायन है। गाने को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आवाज। 3 कैरियर। प्रारंभिक कार्य। 1995 में मैकजी ने शुगर रे के पहले एल्बम का निर्माण किया और उनके दूसरे एल्बम में कई गाने लिखे। 5 उन्होंने कैबूज गीत के लिए एक संगीत वीडियो बनाने के लिए अपने पिता से $3,500 उधार लिए, जिससे बैंड को अटलांटिक रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध करने में मदद मिली और उन्होंने एक संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। पहले 3 कॉर्न संगीत वीडियो में उनके काम के कारण उन्हें साइप्रस हिल के साथ काम करना पड़ा, और बाद में मैकजी को 50 से अधिक संगीत वीडियो क्रेडिट, जैसे कि सबलाइम के सैंटेरिए
स्मैश माउथ के ऑल स्टार और द ऑफस्प्रिंग के साथ अत्यधिक मांग मिली। कॉर्न और शुगर रे पर वृत्तचित्रों के साथ प्रिटी फ्लाई, एक सफेद आदमी के लिए। 1997 में उन्हें स्मैश माउथ के वॉकिंग ऑन द सन के लिए बिलबोर्ड के पॉप वीडियो ऑफ द ईयर अवार्ड और शुगर रे के फ्लाई के लिए म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन एसोसिएशन के पॉप वीडियो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंततः इसने उन्हें टेलीविजन वाणिज्यिक व्यवसाय में पहुंचा दिया, जहां उन्होंने मेजर लीग बेसबॉल और कोका कोला के लिए विज्ञापनों का निर्देशन किया। गैप के लिए एक उल्लेखनीय विज्ञापन था, जिसे 1999 के लंदन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया था। 2007 मैकजी के संगीत वीडियो से प्रभावित होकर ड्रयू बैरीमोर ने चार्लीज एंजल्स के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए उनसे संपर्क किया। उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट लेने की इच्छा रखते हुए इसे स्वीकार कर लिया और फिल्म को स्टूडियो के अधिकारियों के सामने पेश किया, जो शुरू में अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में बहुत आग्रह के बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। फिल्म, जिसके लिए उन्हें $350,000 का भुगतान किया गया था, 2000 में रिलीज हुई और आलोचकों और प्रशंसकों के मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत के साथ दुनिया भर में $250 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि उन्होंने 2002 में आयोजित 6वें वार्षिक हॉलीवुड फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड ब्रेकथ्रू पुरस्कार जीता। सोनी ने रेड वैगन एंटरटेनमेंट के लिए सैन्य एक्शन ड्रामा ड्रेडनॉट को निर्देशित करने के लिए उन्हें $2.5 मिलियन का भुगतान किया। वह चार्लीज एंजल्स की अगली कड़ी विकसित करने और एयर शो के साथ अपनी फिल्म निर्माण की शुरुआत करने के लिए भी तैयार थे, जिसका बाद का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। 9 फरवरी 2002 में जॉन पीटर्स और लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने उन्हें सुपरमैन फिल्म श्रृंखला की 5वीं किस्त में शामिल कर लिया, जो विकास के चरम पर थी। इस प्रकार उनकी पिछली परियोजनाएं रुक गईं। मैकजी और पीटर्स ने सुपरमैन फ्लाई बाय नामक फिल्म के लिए एक नई पटकथा लिखने के लिए जे अब्राम्स को काम पर रखा था, जिसे जुलाई 2002 में प्रस्तुत किया गया था। 10 सितंबर 2002 में चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल के पक्ष में परियोजना से बाहर निकलते हुए मैकजी को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ब्रेट रैटनर 11 इस बीच उन्होंने जॉन मैकनामारा के साथ फास्टलेन 2002 नामक एक टेलीविजन श्रृंखला विकसित और सह-निर्मित की, जिसे अंततः प्रत्येक एपिसोड की उच्च लागत के कारण एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 12 जोश श्वार्ट्ज ने उनसे और उनकी निर्माता भागीदार स्टेफनी सैवेज से एक अन्य टेलीविजन श्रृंखला द उसी 2003 के लिए संपर्क किया, जो मैकजी के गृहनगर न्यूपोर्ट बीच में स्थित कई किशोरों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती थी। 13-14 मैकजी को पायलट को निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल के साथ शेड्यूलिंग टकराव के कारण उनकी जगह डॉग लिमन ने ले ली। 15 यह शो 4 सीजन के बाद 2007 में समाप्त हो गया। 12 चार्लीज एंजल्स की अगली कड़ी 2003 में आई, और हालांकि पहली फिल्म जितनी सफल नहीं रही, चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल 2003 ने भी दुनिया भर में $250 मिलियन से अधिक की कमाई की। 7 इसके तुरंत बाद सोनी ने वंडरलैंड साउंड एंड विजन के साथ अपने फर्स्ट लुक प्रोडक्शन सौदे को अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, जिसमें हॉट व्हील्स, एयर शो और रेडिएंट भी शामिल थे। 16 तब से उनमें से कोई भी फिल्म पूर्व के साथ विकसित नहीं की गई है, जिसे पहले 2003 में उनके लिए निर्देशन का माध्यम माना जाता था। बाद में उन्होंने 2006 में इसका निर्माण करना चुना, 2009 में बदला। 18 वार्नर ब्रदर्स, जो अभी भी उनकी बैंक योग्यता से संतुष्ट हैं, ने कास्टिंग और प्री प्रोडक्शन कठिनाइयों के कारण रैटनर के बाहर हो जाने के बाद अप्रैल 2003 में उन्हें सुपरमैन फ्लाईबी का निर्देशन करने के लिए फिर से काम पर रखा।
अपने कार्यकाल के दौरान मैकजी और निर्माताओं ने स्टोरी बोर्ड, अवधारणा कला और स्थानों की योजना बनाने के साथ साथ स्क्रिप्ट संशोधन और फिल्म को पूरी तरह से पूर्व कल्पना करने पर $15 मिलियन से अधिक खर्च किए। हालांकि बाद में मैकजी ने सिडनी के लिए उड़ान भरने के डर का हवाला देते हुए इस परियोजना को छोड़ दिया। 19 अंततः जुलाई 2004 में ब्रायन सिंगर को बोर्ड पर लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सुपरमैन रिटर्न्स आया। 11 मैकजी ने उसी वर्ष टेलीविजन श्रृंखला द माउंटेन 2004 का निर्माण किया, वह भी एक सीजन के बाद रद्द हो गई। 12 उनका अगला टेलीविजन काम सुपरनैचुरल 2005 था, जिसके लिए उन्होंने 2013 तक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 12 अगले वर्ष वार्नर ब्रदर्स ने मैकजी को अनुमति दी, जो एक कहानीकार के रूप में सुधार करना चाहते थे और अधिक महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करना चाहते थे। वी.आर. मार्शल 2006 एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का निर्देशन करने के लिए हालांकि फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन भावनात्मक कहानी कहने की क्षमता के लिए मैकजी की सराहना की गई। शिकागो ट्रिब्यून की जेसिका रीव्स ने कहा कि मैकजी ने नई परिपक्वता दिखाई है। जो दृश्य भयानक प्रभाव के लिए चलाए जा सकते थे, जैसे विमान दुर्घटना और उसके उग्र परिणाम, उन्हें कुशल दक्षता के साथ संभाला गया है। 20-35 मिलियन डॉलर के बजट में फिल्म ने केवल $43.5 मिलियन की कमाई की। साथ उन्होंने हॉरर फिल्म स्टे अलाइव 2006 का भी निर्माण किया था, जिसे काफी हद तक नकारात्मक समीक्षा मिली थी। 21 एडम ब्रॉडी के साथ मैकजी अगली बार पंथ कॉमेडी हिट रिवेंज ऑफ द नर्ड्स का रीमेक बनाने के लिए तैयार थे, जिसे 2007 में $5 मिलियन के बजट के साथ रिलीज करने की योजना बनाई गई थी और एमोरी यूनिवर्सिटी में फिल्मांकन शुरू किया गया था। हालांकि स्क्रिप्ट की समीक्षा करने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी इसे बहुत घटिया बताते हुए फिल्मांकन से 2 सप्ताह पहले पीछे हट गए। इसके कारण फिल्म की शूटिंग 2 सप्ताह के लिए एग्नेस स्कॉट कॉलेज में की गई, लेकिन निर्माता फॉक्स एटॉमिक ने इसे रोक दिया क्योंकि एमोरी के परिसर में उनके लिए खुली जगह की कमी थी और तथ्य यह है कि सर्दी तेजी से आ रही थी, जिससे इसकी संभावना बढ़ गई थी। फिल्म के कई बाहरी दृश्यों की शूटिंग समस्याग्रस्त है। 22 इसके अलावा स्टूडियो के कार्यकारी पीटर राइस दैनिक समाचार पत्रों से निराश थे। 23 2007 में मैकजी ने ज्यादातर टेलीविजन पर काम किया। पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट द सर्च फॉर द नेक्स्ट डॉल 2007 और चक 2007 का निर्माण किया। 12 द ओसी में उनके साथी जोश श्वार्ट्ज द्वारा सह निर्मित, उन्होंने बाद के पायलट का निर्देशन किया और पूरी श्रृंखला में कार्यकारी निर्माता बने रहे। फॉक्स ने इनविजिबल के लिए एक स्क्रिप्ट प्रतिबद्धता भी दी थी, जो एरी आइजनर द्वारा लिखित एक अपराधी के बारे में एक टेलीविजन पायलट थी जो अदृश्य हो जाता है, जिसे वह निर्मित करने वाला था। 24 और वी.आर. मार्शल के लेखक जेमी लिंडेन उनके साथ फ्लैशबैक नामक एक टीवी पायलट पर काम कर रहे थे। 25 हालांकि 2011 तक इन शो पर कोई अपडेट नहीं किया गया है। 2007 वर्तमान 2 अगस्त 2007 को मैकजी ने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन कंपनी के लिए 3 साल का फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील साइन किया, जिसमें हर साल 3 फिल्में बनाने और हर साल उनमें से एक निर्देशित करने की योजना थी। स्थापित की गई पहली 4 फिल्में नाइट क्रॉलर, अब मॉन्स्टर स्क्वाड के नाम से जानी जाती हैं, एक शीर्षक रहित जासूसी परियोजना, युकाटन और मेंटेनेंस थीं। 26 पूर्व एक पथभ्रष्ट पिता के बारे में जिसे राक्षसों और अंधेरे के डर से छुटकारा पाने के लिए अपने बचपन के उत्पीड़क का सामना पड़ता है। नवंबर 2007 में शुरू करने की योजना बनाई गई थी,
लेकिन मैकजी ने पढ़ाई छोड़ दी और बाद में उसकी जगह माइक मिशेल ने ले ली। 27 शीर्षकहीन जासूसी परियोजना को फिल एल्डन रॉबिन्सन द्वारा फिर से लिखा गया था और इसे बेसिल इवानिक द्वारा निर्मित किया जाना था। 28 युकाटन स्टीव मैकवीन के बचे हुए नोट्स और उनके जुनूनी प्रोजेक्ट के स्टोरी बोर्ड पर आधारित एक महाकाव्य साहसिक डकैती फिल्म है। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने अब इस परियोजना को टीम डाउनी के अधीन रखा है। 29 और मेंटेनेंस जिम मैसी की इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला का एक फिल्म रूपांतरण था जो दो चौकीदारों के बारे में है जो एक हथियार निर्माता के लिए काम करते हैं जो दुनिया के सबसे दुष्ट सुपर खलनायकों को आपूर्ति करता है। लेकिन फिल्म के अधिकार ड्रीमवर्क्स में चले गए हैं। एनिमेशन 30 परिणामस्वरूप उनमें से किसी में भी मैकजी की भागीदारी नहीं होगी। 30 अक्टूबर 2007 को फॉक्स ने ब्रिटिश कल्ट शो स्पेस्ट के अमेरिकी रीमेक के लिए एक पायलट को मंजूरी दे दी जिसमें मैकजी ने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। भले ही साइमन पेग और प्रशंसक मूल रचनाकारों की भागीदारी के बिना रीमेक बनाने की संभावना से नाराज थे। बहरहाल एडम बर्र द्वारा लिखित पायलट 32 को इसके प्रसारण से पहले प्रतिबंधित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप फॉक्स ने श्रृंखला को रद्द कर दिया। 33 मैकजी के तत्कालीन कार्यकारी ने पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट गर्लिशियस 2008 का निर्माण किया। पुसीकैट डॉल्स प्रेजेंट श्रृंखला को बाद में रद्द कर दिया गया। वह WB टेलीविजन नेटवर्क की ऑनलाइन श्रृंखला सोरोरिटी फॉरएवर 2008 और एक्सपोज्ड 2010 के कार्यकारी निर्माता भी थे। 34 मैकजी की अगली फिल्म परियोजना टर्मिनेटर साल्वेशन 2009 थी जो टर्मिनेटर फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त थी जो मानवता और स्काईनेट के बीच लड़े गए भविष्य के युद्ध का परिचय देती है। हेल्सियन कंपनी द्वारा अधिकार खरीदने के बाद उन्होंने परियोजना के लिए मैकजी पर हस्ताक्षर किए जिसके लिए उन्हें $6 मिलियन का भुगतान किया गया। 35 हालांकि उन्होंने प्रशंसकों से वादा किया कि वह क्रिश्चियन बेल की कास्टिंग और जेम्स कैमरून के साथ व्यक्तिगत बातचीत के साथ इस गाथा में विश्वसनीयता वापस लाएंगे। 36 फिल्म 21 मई 2002 009 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज हुई। मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुईं। इसने दुनिया भर में $371 मिलियन की कमाई की जो इसके उच्च बजट को देखते हुए उद्योग की अपेक्षाओं से काफी कम थी। 37 टर्मिनेटर साल्वेशन के बाद उनसे डिज्नी के लिए 20,000 लीग्स अंडर द सी के रीमेक का निर्देशन करने की उम्मीद थी जिसके लिए वह कैप्टन निमो के लिए सैम वर्थिंगटन को कास्ट करने में रुचि रखते थे। 38-39 हालांकि प्री प्रोडक्शन कार्य पर लगभग $10 मिलियन खर्च करने के बाद वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के फिल्म प्रमुख रिच रॉस ने रचनात्मक चिंताओं के कारण परियोजना को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया और मैकजी अब इससे जुड़े नहीं हैं। 40 इसके बाद उन्होंने दिस मीन्स वॉर का निर्देशन करने के लिए 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ बातचीत की जो एक जासूसी कॉमेडी प्रोजेक्ट है जो दो सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में है जो एक ही लड़की के प्यार में पड़ने के बाद एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर जाते हैं। हालांकि शुरुआत में ब्रैडली कूपर 41, सेठ रोजन 42 और सैम वर्थिंगटन सहित कई कास्टिंग ड्रॉप आउट से परेशान थे। 43 अंततः फिल्म को वैंकूवर में फिल्माया गया और 2012 में रिलीज किया गया। 44 तब से वह यूनिवर्सल पिक्चर्स के निर्देशन कर्तव्यों के लिए बातचीत में ओजिया इसी नाम के हैस्ब्रो बोर्ड गेम पर आधारित एक फिल्म 45 और वास्तविक जीवन की घटनाओं के बारे में रोलिंग स्टोन के लेख पर आधारित लोरेंस कैफारिया की पिच से जुड़ी हुई है। एस्थर रीड का नाम द गर्ल हु कॉर्नर्ड द आइवी लीग है। साथ ही अमांडा सेफ्राइड 46 और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए डेविड कैलाहम द्वारा लिखित एक हाई प्रोफाइल शीर्षकहीन अंतरिक्ष साहसिक परियोजना है। 47 मैकजी टर्मिनेटर फिल्म श्रृंखला के विकास की निगरानी और 5वीं किस्त का निर्देशन करने के लिए भी चर्चा में थे
उन्होंने हैल्सियन कंपनी के साथ $10 मिलियन का राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्सल सौदा किया था। 3 लेकिन श्रृंखला के अधिकारों के साथ हेज फंड पैसिफिकर में स्थानांतरित होने के बाद उनकी आगे की भागीदारी असंभावित हो गई। 48 पीटर एम लेनकोव की ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला आरआईपीडी का फिल्म रूपांतरण एक अन्य परियोजना थी जिस पर वह काम कर रहे थे, लेकिन दिस मीन्स वॉर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उनकी जगह रॉबर्ट श्वेंटके को ले लिया गया। 49 उन्होंने द डफ 2015 का निर्माण किया, जो एक किताब पर आधारित एक किशोर कॉमेडी थी। 50 मैकजी ने चैप टेलर द्वारा लिखित मूल हॉन्टेड सिटी को प्रकाशित करने के लिए वंडरलैंड सेट के साथ कॉमिक्स में भी काम किया है, जिसे एक फीचर फिल्म में विस्तारित किया जाएगा, जिसे वह निर्देशित करने की योजना बना रहे हैं, एक टेलीविजन शो और एक वीडियो गेम। 51 वह सक्रिय रूप से रॉक म्यूजिकल स्प्रिंग अवेकनिंग का एक फिल्म रूपांतरण विकसित कर रहे हैं। $25 मिलियन के लिए 6 सप्ताह में स्वतंत्र रूप से इसका निर्माण और फिल्मांकन करने की योजना बना रहे हैं। 752 इसके लिए अतिरिक्त उत्पादन कर्तव्यों के साथ जॉन स्टॉक के डेड का एक फिल्म रूपांतरण। स्पाई रनिंग उपन्यास 5354 आई एम ए जीनियस ऑफ अनस्पीकेबल एविल एंड आई वांट टू बी योर क्लास प्रेसिडेंट जोश लिब की इसी नाम की किताब का फिल्म रूपांतरण। 55 मिडीवल एक ऐसी फिल्म जिसका निर्देशन वे पहले करने वाले थे लेकिन अब इसका निर्देशन रॉब कोहेन कर रहे हैं। 56 एलिसियम न्यू रीजेंसी के लिए मैट सिरुलनिक द्वारा लिखित एक क्लासिक ग्रीक मिथक की आधुनिक पुनर्कथन। 57 मेडेलियन निकोलस केज अभिनीत एक एक्शन थ्रिलर है जो एक पूर्व मास्टर चोर के बारे में है जो अपनी अपहरित बेटी की तलाश कर रहा है। 58 टिंक डिज्नी के टिंकरबेल पर आधारित एक लाइव एक्शन रोमांटिक कॉमेडी है। 59 और सीबीएस फिल्म्स का फेस इट। 60 जिन अन्य परियोजनाओं में उन्होंने रुचि व्यक्त की है उनमें द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म और डू एंड्रॉइड्स द ईम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप का रूपांतरण शामिल है, जिसे पहले रिडले स्कॉट द्वारा 1982 के ब्लेड रनर के रूप में फिल्माया गया था। 61 जेरी एंजेलो ब्रूक्स 1-2 जन्म 16 दिसंबर 1965 एक जिन्हें आमतौर पर उनके मंचीय नाम जेबी स्मूव से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक हैं। 1995 में डेफ कॉमेडी जैम पर अपना करियर शुरू करने के बाद वह एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव 2003-06 में एक लेखक और कलाकार थे। उन्हें एचबीओ के कर्ब योर उत्साह 2007 वर्तमान और सीबीएस सिटकॉम द मिलर्स 2013-15 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने बीटी इम्प्रोव कॉमेडी रियलिटी टेलीविजन पैरोडी रियल हस्बैंड्स ऑफ हॉलीवुड 2013-16 में खुद का एक काल्पनिक संस्करण भी चित्रित किया। 3 प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। स्मूव का जन्म उत्तरी कैरोलिना के प्लायमाउथ में एलिजाबेथ और फ्लॉयड ब्रूक्स के घर हुआ था। 4 जब वह 3 साल के थे तब से उनका पालन पोषण माउंट वर्नोन, न्यूयॉर्क में हुआ। 256 उन्होंने प्लायमाउथ क्षेत्र में अपनी मां और विस्तारित मातृ परिवार के साथ काफी समय बिताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कॉमेडी और कॉमेडी शैली की प्रेरणा मिली। 7 वह अपने 2 छोटे भाइयों के साथ माउंट वर्नोन में लेविस्टर टावर्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रहते थे। जब स्मूव 15 वर्ष के थे तब उनके पिता की मधुमेह से मृत्यु हो गई। 4 1983 में स्मूव ने माउंट वर्नोन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 उन्होंने वर्जीनिया में नॉरफॉक स्टेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और ग्राफिक डिजाइन का अध्ययन किया। 3 स्मूव ने परफ्यूम फॉर्मुलेटर के रूप में काम किया और घर घर जाकर अग्निशामक यंत्र बेचे। 9 कैरियर 2012 में स्मूव उन्होंने अपने शो बिजनेस करियर की शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडी से की,
जब उन्होंने अपना नाम जेरी ब्रूक्स को छोटा करके जेबी कर लिया और अपने अंतिम नाम के रूप में स्मूव जोड़ लिया। स्मूव की एवरीबॉडी हेट्स क्रिस और सैटरडे नाइट लाइव में आवर्ती भूमिकाएं रही हैं। एसएनएल पर उन्होंने एक लेखक के रूप में काम किया और रेखाचित्रों में छोटी भूमिकाएं निभाईं, जिसमें 1970 के दशक के सिटकॉम गुड टाइम्स की पैरोडी में जिमी जेजे वॉकर की भूमिका भी शामिल थी और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी बटा विविधता के लिए 2007 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। श्रृंखला बातचीत सहित 10 उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव में 3 साल तक काम किया। 2 स्मूव 2007 में HBO कॉमेडी कर्ब योर उत्साह के छठे सीजन से लियोन ब्लैक की भूमिका निभाते हुए नियमित कलाकार रहे हैं। एसएनएल में अपने कार्यकाल के बाद स्मूव को यह भूमिका मिली। 11 हालांकि उस समय वह पूर्वी तट पर रहते थे, वह अपने दोस्त संगीत निर्माता ओजी पियर्स के अंतिम संस्कार के लिए लॉस एंजल्स गए, जिससे उन्हें कर्ब योर उत्साह के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला। 12 स्मूव ने अपने कर्ब योर उत्साह चरित्र लियोन के रूप में एक किताब लिखी जो 10 अक्टूबर 2017 को जारी की गई थी। 13 फॉक्स नेटवर्क सिटकॉम टिल डेथ विद ब्रैड गैरेट और जोली फिशर के सीजन 2 और 3 में उनकी प्रमुख भूमिका थी। जून 2008 में वह द गोम शो के कई एपिसोड में डेव एटेल के साथ सेलिब्रिटी जजों में से एक के रूप में दिखाई दिए। स्मूव अल्पकालिक स्केच कॉमेडी कार्यक्रम सेड्रिक दी एंटरटेनर प्रेजेंट्स में एक कलाकार सदस्य भी थे। उन्होंने जुलाई 2010 में कॉमेडी सेंट्रल पर स्टैंड अप कॉमेडी श्रृंखला रसेल सिमंस प्रेजेंट्स स्टैंड अप एट द एल रे की मेजबानी की और फरवरी 2011 में द सिम्पसंस एपिसोड एंग्री डैड द मूवी में भी दिखाई दिए। उसी वर्ष उन्होंने अभिनय किया अमेरिकी पिता एपिसोड द वर्स्ट स्टैन और किक बटोव्स्की सबर्बन डेयरडेविल में ड्यूड वेयर इज माई वेड एपिसोड में दिखाई दिए। 2012 में उनका पहला टेलीविजन कॉमेडी स्पेशल जेबी स्मूव दैट्स हाउ आई ड्यूज इट कॉमेडी सेंट्रल पर प्रीमियर हुआ। विशेष की डीवीडी 3 अप्रैल 2012 को जारी की गई थी। 2013 में स्मूव ने 10 स्मर्फ्स 2 में हैकस को आवाज दी थी। वह मूवी 43 में द प्रपोजल खंड में अन्ना फारिस और क्रिस प्रैट के साथ दिखाई दिए। वह 9 अप्रैल 2012 को रोसन्ना स्कॉटो के साथ न्यूयॉर्क सिटी मॉर्निंग टॉक शो गुड डे न्यूयॉर्क के स्थानापन्न सह मेजबान थे। उन्होंने लुई के एक एपिसोड बार्नी बटा नेवर में एक कब्र खोदने वाले के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने FX पर अमेरिकी सिटकॉम द लीग में सीजन 4 एपिसोड 7 द वेपोरा स्पोर्ट में सहायक भूमिका भी निभाई। वह व्हीलचेयर गाय की भूमिका निभाते हैं, जिसके साथ मुख्य पात्रों का बार बार हास्य प्रसंग होता है। वह कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 के लिए रिप्लेसर्स में से एक की भूमिका निभाता है। वह हॉलीवुड के रियल हस्बैंड्स शो में खुद का एक काल्पनिक संस्करण निभा रहे थे। 3 स्मूव MSG नेटवर्क पर एक टॉक शो फॉर कोर्सेज विद जेबी स्मूव की मेजबानी करता है। 5 वह वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी में चक्र अटैक रेडियो शो के मेजबान डॉक्टर रेडी एंजेलो हैरिस की आवाज प्रदान करते हैं। स्मूव 2013 की फिल्म डीलिन में इडियट्स के साथ कोच टेड के रूप में दिखाई दिए। 2013 में वह रे के रूप में CBS कॉमेडी द मिलर्स के नियमित कलाकार बन गए। 2014 की गर्मियों में स्मूव ने NBC रियलिटी श्रृंखला लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग के 8वें सीजन की मेजबानी की। 14 स्मूव जुलाई 2016 में कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड की वेब श्रृंखला कॉमेडियन इन कार्स गेटिंग कॉफी में दिखाई दिए। 6-15 स्मूव ने सिया के 2017 के संगीत वीडियो सांतास कमिंग फॉर अस में सांता क्लॉज की भूमिका निभाई। 16 स्मूव ने 2019 में हेल्स किचन के 18वें सीजन हेल्स किचन
रूकीज बनाम वेटर्न्स की अंतिम रात्रिभोज सेवा में ब्लू किचन में शेफ टेबल अतिथि के रूप में भाग लिया, जिसे उपविजेता मिया कास्त्रो द्वारा चलाया गया था। वह फॉक्स रियलिटी गायन प्रतियोगिता द मास्क्ड सिंगर के पहले सीजन में अतिथि न्यायाधीश के रूप में दिखाई दिए। 17 उन्होंने 2019 की शुरुआत में हार्ले क्विन में फ्रैंक को आवाज दी। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज की फीचर फिल्म स्पाइडर-मैन फार फ्रॉम होम 2019 और इसके स्पाइडर-मैन नो वे होम 2021 में जू लियस डेल की भूमिका निभाई। 18-19 2020 में स्मूव ने मैपलवर्थ मर्डर्स में पाउला पेल, सैटरडे नाइट लाइव के लिए एक अन्य पूर्व लेखक और क्विबी के लिए जॉन लुट्ज के साथ अभिनय किया, जिसका निर्माण एसएनएल के लोर्न माइकल्स और सेठ मेयर्स द्वारा किया गया था। 20 स्मूव ने अपनी भूमिका के लिए शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी या ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता का 2021 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 21 स्मूव और माइल्स ग्रोज ने सह मेजबानी की और में आई एलेबोरेट का निर्माण किया। जेबी स्मूव से डेली विजडम, एक पॉडकास्ट जो अप्रैल 2021 में टीम कोको पॉडकास्ट नेटवर्क पर शुरू हुआ। 2-2-2-3-2-0-2-1 की शुरुआत में स्मूव ने सीजस स्पोर्ट्सबुक मोबाइल ऐप के लिए कई विज्ञापनों में पैटन ओसवाल्ट, हैले बेरी, विंस वॉन और मैनिंग परिवार के साथ प्रदर्शित होने वाले कई विज्ञापनों में सीजर नाम की आवर्ती भूमिका निभाई। स्वयंसेवा स्मूव न्यूयॉर्क के माउंट वर्नोन के बॉयज एंड गर्ल्स क्लब के निदेशक मंडल में कार्यरत हैं। 7 नवंबर 2017 को उन्होंने कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में द बेवरली हिल्टन में बॉयज एंड गर्ल्स क्लब के फ्यूचर लीडर्स गाला में भाग लिया। 24 व्यक्तिगत जीवन 2007 में स्मूव ने गायिका शाहिदा उमर से शादी की। 24 वे लॉस एंजल्स में रहते हैं। 4 पिछले रिश्ते से उनकी एक वयस्क बेटी है। वह न्यूयॉर्क निक्स, 25 न्यूयॉर्क यांकीज और न्यूयॉर्क जेट के प्रशंसक हैं। 26 2019 में स्मूव ने उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में बोजैंगल्स कोलिजियम में एनबीए ऑल स्टार सेलिब्रिटी गेम के दौरान होम रोस्टर के लिए खेला। रोस्टर कैरोलिना मूल की मशहूर हस्तियों से बना था। 27 वह 2018 से शाकाहारी हैं। 28 हास्य विशेषांक शेन हर्लबट, एएससी, जन्म 18 फरवरी 1964, एक अमेरिकी छायाकार हैं। मूल रूप से इथाका, न्यूयॉर्क से वह केयुगा झील के पास बड़े हुए और 1982 में दक्षिणी केयुगा हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हर्लबट ने एमरसन कॉलेज में फिल्म का अध्ययन किया। 1986 में फिल्म और टेलीविजन में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके शुरुआती करियर में संगीत वीडियो पर काम शामिल था ग्लोरिया एस्टेफन और स्मैशिंग पंपकिंस के लिए। 1996 की आपदा फिल्म डेलाइट के लिए एक संगीत वीडियो पर काम करत। इस समय उनकी मुलाकात निर्देशक रॉब कोहेन से हुई और फिर से द गार्जियन के टेलीविजन पायलट के लिए सिनेमेटोग्राफर के रूप में कोहेन के साथ काम किया। हर्लबट को 1998 की टेलीविजन फिल्म द रैट पैक में सिनेमेटोग्राफी के निर्देशक के रूप में उनके काम के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स से एक पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। वह अब तक के सबसे कम उम्र के सिनेमेटोग्राफर थे जिन्हें पहली फिल्म के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ड्रमलाइन और मिस्टर 3000 सहित फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी के काम के लिए उन्हें फिल्म समीक्षकों से सकारात्मक टिप्पणियां मिलीं और फिल्म इनटू द ब्लू की समीक्षा में रोजर एबर्ट ने हर्लबट के काम पर प्रकाश डाला। 2005 की फिल्म द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड की समीक्षा में द पोस्ट स्टैंडर्ड के जोनी वाडेबोनकोयूर ने हर्लबट को एक शानदार सिनेमेटोग्राफर के रूप में वर्णित किया जिन्होंने फिल्म के दृश्यों में सौंदर्य और वातावरण का योगदान दिया।
2006 की रोमांटिक कॉमेडी समथिंग न्यू में उनके काम को द टाइम्स पिकायून और द जर्नल न्यूज़ में सकारात्मक रूप से सराहा गया था, जिसमें उन्होंने निर्देशक सना हमरी के साथ काम किया था, और 2006 की फिल्म वेस्ट डीप में निर्देशक वोंडी कर्टिस हॉल के साथ उनके सिनेमेटोग्राफी के काम को द टाइम्स पिकायून और द जर्नल न्यूज़ में अच्छी तरह से सराहा गया था। सिएटल टाइम्स। प्रारंभिक जीवन। हर्लबट का पालन पोषण इथाका, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां छठी कक्षा में पढ़ाती थीं और उनके पिता कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के सहायक पीए के रूप में काम करते थे। वह केयुगा झील के पास ऑरोरा, न्यूयॉर्क में 250 एकड़ 1.0 किलोमीटर 2 के खेत में पले बढ़े और 1982 में दक्षिणी केयुगा हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने साथ ही स्नातक लिडिया कुंकलर से शादी की। दक्षिणी केयुगा का एक। हर्लबट ने हरकिमर काउंटी कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई की और 1984 में रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और उन्हें 4 अप्रैल 2008 को हरकिमर काउंटी कम्युनिटी कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन द्वारा एलुमनी हॉल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। 8 हर्लबट एमरसन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने 1986 में एमरसन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 कैरियर 1987-2004। हर्लबट 1987 में लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने सिनेमेटोग्राफर बनने से पहले ड्राइवर की ग्रिप और गैफर के रूप में फिल्म में काम करना शुरू किया। वह 1988 की फिल्म फैंटम 2 के लिए एक ग्रिप ट्रक ड्राइवर थे। उनके शुरुआती करियर में ग्लोरिया एस्टेफन और स्मैशिंग पंपकिंस के लिए संगीत वीडियो पर काम। वोग पत्रिका में अप्रैल 1997 के एब्सोल्यूट वोडका प्रसार के लिए फोटोग्राफर हर्ब रिट्स के साथ फोटो शूट का काम और निसान के एंजॉय द राइड विज्ञापन पर काम शामिल था। 1996 की आपदा फिल्म डेलाइट के लिए डोना समर बटा ब्रूस रॉबर्ट्स संगीत वीडियो पर काम करने के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक रॉब कोहेन से हुई। 11 हर्लबट ने 1997 एनबीसी टेलीविजन पायलट द गार्जियन के लिए छायाकार के रूप में कोहेन के साथ फिर से काम किया। 1 नवंबर 1997 में हर्लबट का करियर प्रकाश पर केंद्रित था, जैसा कि फोटोग्राफी और फिल्म में किया जाता था, और उनके पास कैलिफोर्निया के पासाडेना में एक लाइटिंग व्यवसाय था। 1 हर्लबट ने डैन वेड और टिम कैर सहित दक्षिणी केयुगा के दोस्तों को उनके फिल्मी करियर में सहायता की। 1 कोहेन ने 1998 की टेलीविजन फिल्म द रैट पैक के लिए हर्लबट को अपने छायाकार के रूप में चुना। 11 जो हर्लबट की पहली फीचर फिल्म थी। 9 फिल्म के लिए उनकी प्रकाश शैली जॉर्ज हुरेल की ग्लैमर फोटोग्राफी से काफी प्रभावित थी। 12 हर्लबट को फिल्म में अपने सिनेमेटोग्राफी कार्य के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स से एक पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, और वह पहली फिल्म के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले सबसे कम उम्र के सिनेमेटोग्राफर बन गए। 13 हर्लबट ने 2000 की फिल्म द स्कल्स में कोहेन के साथ फिर से काम किया, जो उनकी पहली नाटकीय फीचर फिल्म थी। 5 चार्ल्स स्टोन 3 द्वारा निर्देशित 2002 की फिल्म ड्रमलाइन 14 में उनके काम के लिए उन्हें सकारात्मक टिप्पणियां मिली। 15 द प्लेन डीलर के क्लिंट ओकॉनर ने लिखा, 300 छात्रों के नाचने, दौड़ने, कूदने, गाने और वादन के साथ स्टोन और सिनेमेटोग्राफर शेन हर्लबट आपको ट्यूबा, सैक्सोफोन और शहनाई के बीच थिरकते हुए सीधे ब्रासी बैंड के अंदर ले आते हैं। 14 सैलून के चार्ल्स टेलर ने टिप्पणी की, फिल्म शेन हर्लबट द्वारा शूट की गई थी और कोई भी शॉट अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता है। इसके बजाय आप ड्रमर्स का
ये हाथों की एक पंक्ति को देखने की सुंदरता से चकित हो जाते हैं, क्योंकि वे लय के साथ अपनी छड़ियों को धुंधला कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। 16 हर्लबट ने निर्देशक बैरी लेविंसन के साथ द एडवेंचर्स ऑफ सीनफील्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के सुपरमैन विज्ञापनों के लिए छायाकार के रूप में काम किया। 9 2004 में हर्लबट ने निर्देशक चार्ल्स स्टोन 3 के साथ मिलकर फिल्म मिस्टर 3000 पर फिर से काम किया। 17 फिल्म की सकारात्मक समीक्षा में सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के हार्पर बार्न्स ने हर्लबट पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ड्रमलाइन पर फिल्म के संपादक बिल पैंको के साथ काम किया था। 18 द मैनहट्टन मरकरी के लिए मिस्टर 3000 की समीक्षा में कला समीक्षक GW क्लिफ्ट ने फिल्म में हर्लबट के काम पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और टिप्पणी की, मिस्टर 3000 में कई आकर्षण हैं, यहाँ तक कि शेन हर्लबट की दिल थाम देने वाली फोटोग्राफी जैसे अप्रत्याशित भी। किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि यह दृश्यों पर टिका रहता है, आंशिक रूप से क्योंकि दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं। 19 इंटेलिजेंसर जर्नल के लिए अपनी समीक्षा मिस्टर 3000 में जैक रॉबर्ट्स ने फिल्म पर हर्लबट के काम पर भी प्रकाश डाला। 20 2005 वर्तमान 2005 की फिल्म इनटू द ब्लू में हर्लबट के सिनेमैटोग्राफी कार्य को फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट से सकारात्मक स्वागत मिला। 21 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए इनटू द ब्लू की समीक्षा में पीटर हार्टलाब ने कहा, फोटोग्राफी के निदेशक शेन हर्लबट तंग जगहों पर कुछ अच्छा काम करते हैं। 22 हालांकि एसोसिएटेड प्रेस के लेखक डेविड जर्मेन ने इनटू द ब्लू की समग्र रूप से नकारात्मक समीक्षा की, उन्होंने हर्लबट के सिनेमैटोग्राफी कार्य के बारे में सकारात्मक रूप से लिखा, टिप्पणी की, शेन हर्लबट की सिनेमैटोग्राफी फिल्म को उत्साहित करती है, लेकिन जेलीफिश और झिलमिलाते जलीय जीवों के बीच तैरते अभिनेताओं की उनकी प्यारी तस्वीरें वनस्पति बाकी सभी चीजों की भरपाई नहीं कर सकती। 23 लॉस एंजल्स डेली न्यूज के बॉब स्ट्रॉस ने भी इनटू द ब्लू की अपनी समीक्षा में हर्लबट के काम के बारे में सकारात्मक रूप से लिखा, समुद्र के नीचे की फोटोग्राफी, इसका अधिकांश भाग जंगली शार्क के समूहों के बीच शूट किया गया, उत्कृष्ट है। 24 स्ट्रॉस ने भी 2005 की फिल्म द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड में हर्लबट के काम पर सकारात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा कि वह गोल्फ को सिनेमाई बनाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। 24 द न्यूज ट्रिब्यून के सोरेन एंडरसन ने द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड पर हर्लबट के काम के बारे में लिखा, सिनेमैटोग्राफर शेन हर्लबट द्वारा शूट किया गया यह चित्र असाधारण रूप से सुंदर है, इसकी मखमली हरी फेयरवेज और इसकी जली हुई मोमबत्ती की रोशनी वाली आंतरिक सज्जा। 25 द पोस्ट स्टैंडर्ड के जोनी वेडेबोन कोयूर ने फिल्म की पटकथा की आलोचना की, लेकिन हर्लबट के काम की प्रशंसा की। निर्देशक बिल पैक्सटन के पास एक शानदार छायाकार शेन हर्लबट है जो सुंदरता और माहौल में योगदान दे रहा है। 26 2005 में फिल्म समथिंग न्यू पर काम करते हुए हर्लबट लेजर पैसिफिक द्वारा विकसित इंडी प्रक्रिया का उपयोग करने वाले पहले सिनेमैटोग्राफर बन गए। 27-2006 में हर्लबट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमैटोग्राफर्स के सदस्य बन गए। 2006 की रोमांटिक कॉमेडी पर हर्लबट के सिनेमैटोग्राफी कार्य को द टाइम्स पिकायून के फिल्म समीक्षक माइकल एच क्लेंसक्रोट ने सकारात्मक रूप से सराहा, जिन्होंने लिखा, सिनेमैटोग्राफर शेन हर्लबट को शूट करने के लिए दिलचस्प कोण मिलते हैं और पैनाचे के साथ एक औपचारिक कोटिलियन की तस्वीरें खींची जाती हैं। 28 द जर्नल न्यूज के केविन कैनफील्ड ने उल्लेख किया कि हर्लबट ने निर्देशक सना हमरी की सहायता की, एक सुंदर दृश्य जिसमें प्रेमी जोड़े सुबह की नारंगी रोशनी में नहा रहे थे और दूसरा जो ऊपर से शूट किया गया था, डांस फ्लोर पर घूम रहे जोड़ों का। 29
दोस्तों बात की जाए तो इस मूवी के बारे में, पहले इसे 13 मार्च 2024 को MXHDL के अंदर थिएटर के अंदर इसे रिलीज़ कर दिया गया था और उसके बाद 4 अप्रैल 2024 को इसे प्राइम वीडियो ने इसके राइट्स खरीदे और ये प्राइम वीडियो पर हमें देखने को मिली है। 91 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ है और सभी क्रॉस अमेरिका में इसे बनाया गया है। साथ ही साथ मेन बेस जो लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश रहने वाली है। बाकी प्राइम वीडियो के द्वारा इसे हिंदी के अंदर भी लॉन्च किया जाएगा। एक कॉमेडी मूवी होने वाली है। 1 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ है। तो यदि आपको इस टाइप की मूवी पसंद है तो आप प्राइम वीडियो पर इसे देख सकते हो। बाकी प्राइम वीडियो पर एक और मूवी आ रही है, उसके ऊपर एक तरह से वीडियो मैंने बना दी है, आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।